1947 में भारत आज़ाद तो हुआ, लेकिन जम्मू और कश्मीर की कहानी थोड़ी अलग थी। महाराजा हरि सिंह जो कश्मीर के रूलर थे, उन्होंने न भारत से मिलना चाहा न पाकिस्तान से। लेकिन जब पाकिस्तान सपोर्टेड ट्राइबल्स ने कश्मीर पर हमला किया तो उन्होंने भारत से मदद मांगी। तब सरदार पटेल ने कहा, मदद तभी मिलेगी जब आप ऑफिशियली भारत के साथ जुड़ेंगे। महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा बना, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन के साथ। यहाँ से जन्म होता है आर्टिकल 370 का। 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तब कश्मीर के लिए एक टेम्प्रोरी प्रोविज़न ऐड किया गया, आर्टिकल 370। इसका मकसद था जब तक कश्मीर का फाइनल पॉलिटिकल सॉल्यूशन तय नहीं होता, तब तक उनको कुछ स्पेशल ऑटोनॉमी दिया जाए। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था और इंडियन पार्लियामेंट के लॉज सिर्फ तभी लागू होते जब कश्मीर की स्टेट असेंबली उनको एक्सेप्ट करती। आर्टिकल 370 के चलते जम्मू एंड कश्मीर को कुछ स्पेशल राइट्स मिले थे, अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन पार्लियामेंट के लॉज जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन के अलावा कोई और लॉ डायरेक्ट लागू नहीं होता वहाँ पर। प्रॉपर्टी राइट्स में बाहर के लोग कश्मीर में ज़मीन नहीं ले सकते थे। ये प्रोविज़न सिर्फ कश्मीरीज के लिए था, जिससे बाकी इंडियंस को अनइक्वल ट्रीट करने जैसा समझा जाता था। आर्टिकल 370 को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में रखा गया था, जो टेम्पररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविज़न का हिस्सा था। इसका मतलब था ये हमेशा के लिए नहीं था, लेकिन 70 साल से ये परमानेंट बना हुआ था और हर सरकार इसको हटाने के लिए कतराती थी, सिक्योरिटी और पॉलिटिकल फॉलआउट की वजह से। 2014 में सेंटर में बीजेपी की सरकार आती है और 5 अगस्त 2019 को होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट में एक हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट किया। आर्टिकल 370 को प्रेसिडेंट ऑर्डर के ज़रिए नलीफाई कर दिया गया, जम्मू कश्मीर के स्पेशल राइट्स को ख़त्म कर दिया गया और यूनियन टेरिटरीज़ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में डिवाइड कर दिया गया। गलत रास्ते पर देश 70 साल तक चला, इसलिए आज मौका है इसको उठाने का। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? सरकार ने इसे एक नए कश्मीर की शुरुआत कहा, जहां हर सिटीज़न बराबर होगा, चाहे वो कश्मीर का हो या कन्याकुमारी का। सरकार का कहना था आर्टिकल 370 ने कश्मीर को इंडिया से पूरी तरह इंटीग्रेट नहीं होने दिया। वहाँ करप्शन, टेररिज्म और सेपरेटिज्म बढ़ गया। यूथ को प्रोग्रेस से अलग कर दिया गया। बाहर के इन्वेस्टर्स और डेवलपमेंट रुक गए थे। लेकिन कुछ लोगों का कहना था ये मूव बिना कंसल्टेशन के, बिना कश्मीर के लोगों के आवाज़ के लिया गया था। आर्टिकल 370 रिवोक होने के तुरंत बाद कश्मीर में कर्फ्यू लग गया, इंटरनेट बंद था, लीडर हाउस अरेस्ट में थे और मीडिया पर रिस्ट्रिक्शंस था। आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास से और समान अधिकारों से वंचित रखा था। 70 साल से ये विषय है आर्टिकल 370 का, जिसे भारत ने फेयरवेल दे दिया है। 2020 तक ग्रेजुअल अनलॉक तो हुआ, लेकिन तब तक दुनिया भर में क्रिटिसिज्म भी हुआ और एप्रिसिएशन भी। एक तरफ नया इन्वेस्टमेंट और टूरिस्ट इन्फ्लक्स हुआ, तो दूसरी तरफ एलियनेशन और रेडिकलाइजेशन भी बढ़ गया। ये सिर्फ लॉ नहीं था, ये कश्मीर की पहचान थी, जिसे हटाकर नए भारत की तरफ कदम बढ़ाए गए थे। आर्टिकल 370 के रिवोक होने के बाद कश्मीर में एक नए नाम के साथ एक नई टेरर स्ट्रेटजी सामने आई, द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF। ऑफिशियली ये ग्रुप अक्टूबर 2019 में पब्लिकली एक्टिव दिखा, लेकिन इंटेलिजेंस के मुताबिक ये लश्कर-ए-तैयबा का ही एक शैडो आउटफिट था। पाकिस्तान के लिए कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर चलाना एक पुरानी स्ट्रेटजी थी, लेकिन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेशर के वजह से पाकिस्तान ने ग्लोबल टेरर ग्रुप के नाम जैसे जैश और लश्कर के नाम ओपनली यूज़ करना बंद कर दिए। इसलिए नए नाम सामने आए, TRF, PAFF, जलानी स्क्वाड्स। नाम सेक्युलर रखे गए थे ताकि ये दिखाया जा सके कि ये एक इंडिजिनस कश्मीरी रेजिस्टेंस है, ना कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। TRF ने अलग तरीके से काम करना शुरू किया। सॉफ्ट टारगेट्स जैसे टूरिस्ट, ट्रक ड्राइवर्स, माइनॉरिटीज़, हाइब्रिड मिलिटेंट्स जो आम जिंदगी जीते थे
लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अटैक करते थे। सिंगल शूटर्स अटैक जैसे कम रिसोर्सेस पर ज़्यादा फियर, और सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा जैसे वीडियोस, पोस्टर्स, एनोनिमस थ्रेट्स। 2021 के बाद टीआरएफ ने 100 से ज़्यादा अटैक्स की जिम्मेदारी ली, जिसमें 70% अटैकर्स लोकल कश्मीरीज थे। इंटरनेट के जरिए टीआरएफ ने रेडिकलाइजेशन का नया मॉडल क्रिएट किया था। लोकल यूथ को व्हाट्सएप और टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप्स में ऐड किया जाता था, उनको वीडियोस दिखाया जाता था, उनका गुस्सा भड़काया जाता था, जैसे आर्टिकल 370 हट गया, तुम्हारा फ्यूचर छिन गया। फिर ट्रेनिंग के बिना ही उनको पिस्टल देकर मिशन दिया जाता था, जैसे एक बार अटैक करो और वापस अपने नॉर्मल जिंदगी में घुस जाओ। टीआरएफ की स्ट्रेंथ काफ़ी चीज़ों से आती है, जैसे लोकल डिस्कंटेंट जो आर्टिकल 370 के बाद और बढ़ा, सोशल मीडिया टूल्स जो उन्हें बिना पकड़े रहने देती है, और क्रॉस बॉर्डर फंडिंग जो हवाला और क्रिप्टो के ज़रिए आती है, और एक ऐसी नैरेटिव बिल्डिंग जो आज़ादी के नाम पे लोगों को इमोशनल कर देती है। टीआरएफ चाहे नए नाम से आया हो, लेकिन मकसद वही पुराना था, कश्मीर में फियर स्प्रेड करना और भारत की यूनिटी को तोड़ना। 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम अटैक की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली। इंटेलिजेंस के मुताबिक ये एक हाइब्रिड सेल का काम था, जिसमें 2 लोकल यूथ और एक क्रॉस बॉर्डर हैंडलर इन्वॉल्व थे। अटैक से कुछ दिन पहले टीआरएफ के एक एनोनिमस टेलीग्राम हैंडलर ने मैसेज डाला था, यात्रीज आर नॉट सेफ इन डिस्प्यूटेड लैंड, लेकिन एजेंसीज इसे एक रूटीन थ्रेट समझकर इग्नोर कर गई। 22 अप्रैल की सुबह बैसारन वैली में सब कुछ शांत था। लगभग 50 से ज़्यादा यात्री, मोस्टली हिंदू और नेपाली परिवार, घोड़े और जीप के जरिए पहाड़ों में घूम रहे थे। लोकल गाइड्स जैसे सैयद आदिल हुसैन शाह उनकी मदद कर रहे थे। दोपहर लगभग 1:30 बजे के बाद कुछ लोकल्स ने जंगल के एक कोने में अजीब हरकतें देखी। कुछ आदमी ट्रेडिशनल कश्मीरी फेरे में थे, उनके हाथ में बैग्स थे, और कुछ लोगों ने स्पॉट किया कि उनका चलने का अंदाज ट्रेंड सोल्जर्स जैसा था, पर किसी ने इस पर ऑफिशियल अलर्ट नहीं दिया। लगभग 3 बजे जब टूरिस्ट ग्रुप रिटर्न जर्नी के लिए एक जगह पर रुके थे, तब 7 अटैकर्स ने 3 अलग अलग डायरेक्शंस से उन्हें घेर लिया। एक अटैकर्स ने चिल्लाया, लाइन में लग जाओ और कलमा पढ़ के दिखाओ। जो नहीं पढ़ पाए उन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मार दी गई। अटैकर्स ने सिर्फ आदमी और जवानों को टारगेट किया और बच्चे और महिलाओं को पहले छोड़ दिया, फिर ग्रेनेड फेंक दिया। एक लोकल पोनी गाइड सैयद आदिल हुसैन शाह ने टूरिस्ट को बचाने की कोशिश की। उसने अटैकर्स को डिस्ट्रैक्ट किया और 6 लोगों को एक साइड से भागने का मौका दिया। अटैकर्स ने उसे पहले गोली मारी, फिर उसका सर पत्थर से कुचल दिया। शाह एक असली हीरो था, जिसे उसके गांव ने शहीद कहकर दफनाया। अटैक के बाद लोकल पुलिस स्टेशन में घंटी बजी, लेकिन तब तक अटैकर्स जंगल के जरिए पीर पांजल की ओर निकल चुके थे। सीआरपीएफ, राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 2 चॉपर्स पहलगाम के ऊपर से फ्लाई किया, लेकिन डेंस फॉरेस्ट और नैरो जॉर्जेस ने सर्च ऑपरेशन को मुश्किल बना दिया। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि अटैकर्स 3 दिन पहले ही वैली में घुसे थे और एक लोकल टीआरएफ मेंबर ने उनके लिए ट्रायल मार्क किया। उनके पास डिटेल्ड टेरेन मैप, फूड पैकेट्स, इनक्रिप्टेड मोबाइल डिवाइस और नाइट विजन गॉगल्स माइल थे। ये अटैक वेल रिहर्स्ड था, बिल्कुल एक मिनी उधमपुर स्टाइल एग्जीक्यूशन, लेकिन सिविलियन के खिलाफ। एक सर्वाइविंग आई विटनेस ने बताया कि टेररिस्ट ने उनसे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यात्रा बंद करो। फिर उनसे पूछा, तुम हिंदू हो, नाम क्या है, और बिना कुछ सोचे उन पर गोली चला दी गई। इस अटैक में 28 लोगों की मौत हुई और 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए। ये अटैक टीआरएफ का एक सिंबॉलिक मैसेज था। टूरिज्म का नया पीस बन गया है कश्मीर, अब इसे भी टारगेट करो। इस अटैक ने दुनिया भर में कश्मीर को लेकर एक नया डिबेट खड़ा कर दिया है। ऐसा नहीं है कि ये सिविलियन पर पहला अटैक है। इससे पहले भी 9 जून 2024 को सिविलियन पर अटैक किया गया, जब एक यात्री बस जो शिवखोड़ी मंदिर से कटरा लौट रही थी, उस पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, जिससे बस गहरी खाई में गिर गई थी। इस हमले में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और 41 अन्य घायल भी हुए थे। हमले के बाद भारत ने तुरंत कई ठोस कदम उठाए। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग के बाद
भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। ये ट्रीटी 1960 में साइन हुई थी और इसके तहत इंडस, झेलम और चेनाब नदियों की पानी पाकिस्तान को दिया गया था। भारत ने यह कहा कि जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बंद नहीं करेगा तब तक यह ट्रीटी सस्पेंड रहेगी। भारत ने वाघा अटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया, जो दोनों देशों के बीच एक मात्र रोड क्रॉसिंग है। इसके अलावा पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को 48 घंटे में भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. ये कदम दोनों देशों के बीच के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को नया मोड़ दे रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी में कोई भी हस्तक्षेप किया गया तो वो वॉर के बराबर होगा। पाकिस्तान ने ट्रेड रिलेशंस को भी सस्पेंड कर दिया और अपने डिप्लोमेट्स को भारत से वापस बुला लिया। दूसरा, उन्होंने अटारी का जो बॉर्डर है उसको बंद किया, तो हमने भी आज फैसला किया है कि जो वाघा बॉर्डर है उसको क्लोज किया जा रहा है फौरी तौर के ऊपर। जितनी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट जो है फ्रॉम इंडिया वाघा बॉर्डर के जरिए उसको सस्पेंड किया जा रहा है विदाउट एक्सेप्शन। और जो दोज हु हैव क्रॉस्ड हमारी साइड से आए हुए हैं उनके लिए 30 अप्रैल की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है कि वो वापस पाकिस्तान से चले जाएं। ये कदम दोनों देशों के बीच के टेंशन को और बढ़ा रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी इस घटना पर अपनी चिंता व्यक्त की है। यूनाइटेड नेशन ने दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इस हमले के बाद दोनों देशों के बीच के रिलेशंस एक नए मोड़ पर आ गए हैं। डिप्लोमेटिक टाइज में काफी तनाव आ गया है। ट्रेड और टूरिज्म सेक्टर्स भी प्रभावित हुए हैं। कश्मीर में टूरिज्म पे डायरेक्ट असर पड़ा है और लोकल इकोनॉमी भी हिट हुई है। मिलिट्री टेंशन भी बढ़ गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग इंसिडेंट बढ़ गए हैं और बॉर्डर एरिया में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती भी बढ़ गई है। इस अटैक से पहले 19 अप्रैल 2025 को नरेंद्र मोदी को अपना जम्मू कश्मीर का दौरा रद्द करना पड़ा। क्या इंटेलिजेंस को इस अटैक के बारे में पहले से ही खबर थी? क्या इसे इंटेलिजेंस फेलियर भी कहा जा सकता है? क्या इसे रोका जा सकता था? अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।